हमारी आज की कहानी है सबक। आज दुल्हन के जोड़े में सजी गोविंद जी की बेटी सिया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। हाथों में मेहंदी, गहनों की खनखनाहट और सितारों से सजे शादी के जोड़े में वो सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। परंतु ना तो उसके चेहरे से और ना ही उसकी आंखों से वो खुशी छलक रही थी जो एक दुल्हन के रूप को चार चांद लगा देती है। अपनी नई दुनिया बसाने से पहले हर दुल्हन के दिल में एक खुशी होती है, लेकिन सिया आज खुश क्यों नहीं थी। जो भी रिश्तेदार उसके कमरे में उससे मिलने आता, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते करते ये बात पूछ ही बैठता, फिर खुद ही जवाब दे देता कि मायके से दूर जाने में थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, यही बेटियों के नसीब है। परंतु सिया किसी से कुछ बोल ना पाती। जब सब रिश्तेदार उसके कमरे से बाहर गए तो सिया उदास भाव से शून्य में निहारते हुए सोचने लगी, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए मैंने ना जाने कितने ख्वाब बुने थे, लेकिन किसे पता था कि हकीकत में कुछ और ही होने वाला है। उसी समय उसकी छोटी बहन मीरा उसके पास आई। सिया दीदी, आप रो रही हैं क्या? देखो तो, आपकी आंखें पूरी तरह सूजी हुई हैं। देखो दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। अब भी वक्त है। अगर आप ये शादी करना नहीं चाहती तो साफ साफ बता क्यों नहीं देती मम्मी पापा से। मुझे पता है आप भले ही मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन आपका दिल अब भी रोहन को चाहता है। आप कहें तो मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते में बंधना ठीक नहीं है। अरे नहीं मीरा, तू ये कैसी बातें कर रही है? अगर मुझे शादी से मना करना ही होता तो क्या मैं आज के दिन का इंतजार करती? तू ही सोच, जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, समाज में सिर उठाकर चलने के काबिल बनाया, उनके खिलाफ जाकर मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती थी? और तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। मम्मी पापा मेरा कभी कुछ बुरा थोड़ी ना सोचेंगे। ये रिश्ता उन्होंने सोच समझ कर ही तय किया होगा। भीगी आंखें लिए सिया बोली तो मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन दीदी जरा सोचिए तो, जिस लड़के से आप शादी करने जा रही हैं, उस लड़के से बड़ी मुश्किल से आपकी एक या दो बार बात हुई होगी। कुछ जानती तक नहीं है आप उसके बारे में। और वैसे भी मुझे भी वो कुछ ठीक नहीं लगता, जिस तरह की डिमांड्स उन्होंने रखी है ना। इससे पहले कि मीरा कुछ और बोल पाती, तभी कमरे का दरवाजा खुला। अरे मीरा, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। जल्दी से ये चाबी ले और स्टोर रूम से मिठाई के डिब्बे निकाल कर ले आ। कमरे में आते हुए सिया और मीरा की माँ विमला जी बोली तो मीरा अपनी बात कहते कहते चुप हो गई, लेकिन सिया उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई और प्रश्नवाचक निगाह से मीरा की ओर देखने लगी। पापा ने तो मुझसे कहा था कि लड़के वाले बिना दहेज के शादी करना चाहते हैं। वो उलझन में पड़ गई कि आखिर ऐसी कौन सी डिमांड्स रखी हैं लड़के वालों ने। विमला जी से चाबी लेकर मीरा मिठाई के डिब्बे लेने चली गई। तभी सिया ने कहा, माँ, मुझे पापा से मिलना है। कहाँ है वो? अरे बेटा, तू तो जानती है कि तेरे पापा शादी के काम में कितने व्यस्त हैं। तू आराम से बैठ, मीरा अभी आ रही है। प्यार से अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए विमला जी ने कहा और कमरे से बाहर चली आई। लेकिन सिया के मन को चैन नहीं था। वो ही जानती थी कि रोहन की यादों को दिल से निकालने की भरपूर कोशिश करके उसने इस शादी के लिए स्वयं को कितनी मुश्किल से तैयार किया था। एक मध्यम वर्गीय परिवार का समझदार और सुलझा हुआ लड़का था रोहन, जिससे सिया की मुलाकात तब हुई थी जब LLB की पढ़ाई के लिए वो कॉलेज गई थी। कॉलेज का पहला दिन था। अपना स्कूटर पार्क करके सिया जैसे ही पार्किंग एरिया से बाहर आने लगी, उसी समय एक सीनियर विद्यार्थी विकी और उसके दोस्तों ने फ्रेशर्स की रैगिंग के नाम पर सिया को घेर लिया। अकेली खड़ी सिया की आंखें आंसुओं से भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रोहन
जो विकी का क्लासमेट था। उसकी नजर डरी सहमी और घबराई सिया पर पड़ी। अबे थोड़ी शर्म कर, लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकता तो कम से कम उन्हें परेशान तो मत कर। यहाँ पढ़ने के लिए आते हो या लड़कियों को परेशान करने? रोहन ने गुस्से में कहा तो विकी बोला, ये हमारा मैटर है, तुझे इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी प्रिंसिपल को तेरी सारी करतूतों के बारे में बता देता हूँ। रोहन की ये बात सुनते ही विकी के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए और रोहन सिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले आया। सिया ने उसे धन्यवाद कहा। वो रोहन के स्वभाव से बहुत प्रभावित हो गई। उसके दिल में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना थी और यही बात सिया को बहुत पसंद आई। कॉलेज में अक्सर सिया की रोहन से मुलाकात हो जाया करती थी। कुछ ही समय में वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती प्यार में कब तब्दील हो गई उन्हें पता ही ना चला। इधर जब सिया के माता पिता सिया की शादी के बारे में सोचने लगे तो एक दिन सिया ने उन्हें रोहन के बारे में बता दिया। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि रोहन की कास्ट उन लोगों की कास्ट से अलग है तो गोविंद जी ने इस रिश्ते के लिए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। इधर जब रोहन ने अपने माता पिता को सिया के बारे में बताया और उसकी फोटो दिखाई तो वे उसे अपनी बहू बनाने को झट से राजी हो गए। परंतु अंतरजातीय विवाह के लिए सिया के पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये जानकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने लाख मिन्नतें की और ये भी कहा कि रोहन से अच्छा लड़का उसे कभी मिल ही नहीं सकता, जो बड़ों का सम्मान करना जानता है और लड़कियों की इज्जत, और सबसे बढ़कर वो उसे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन गोविंद जी नहीं माने और साथ ही साथ उन्होंने सिया को भी हिदायत दे दी कि आगे से वो रोहन से ना ही मिले तो ही उसके लिए अच्छा होगा। आनन फानन में उन्होंने सिया की शादी कहीं और तय कर दी, बिना उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी लिए। वो तो यही जानकर खुश थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है, जो उनकी बेटी का खूब अच्छे से ख्याल रखेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और जानने की कोशिश भी नहीं की। सिया का दिल तो जैसे टूट ही चुका था। मन ही मन वो स्वयं को रोहन की अपराधी मान रही थी, लेकिन अपने पापा के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। इसलिए जो लड़का उन्होंने ढूंढा उसने चुपचाप उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसके बाद सिया ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो रोहन का सामना कर सके। अब वो घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन रिश्ता पक्का होने से पहले वो एक आखिरी बार कॉलेज जरूर गई थी ताकि रोहन से माफी मांग सके। लेकिन उसे अपने सामने देख बात करना तो दूर, वो उससे नजरें तक भी नहीं मिला पा रही थी। तभी रोहन बोला, तुम ठीक तो हो ना सिया? मुझे माफ कर दो रोहन। इतना कहते कहते सिया की आंखें भर आई तो रोहन ने कहा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सिया। तुमने तो पूरी कोशिश की अपने पापा को मनाने की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त था और आगे भी रहूंगा। कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो याद कर लेना। तुम हमेशा अपने इस दोस्त को अपने साथ पाओगी। पुरानी यादों में खोई सिया अचानक वर्तमान में आ गई जब उसकी कजिन्स उसके कमरे में आई। अरे देखो तो, मेहंदी कितनी खूब रची है दुल्हन की। लगता है पति का खूब प्यार मिलेगा तुझे। कहते हुए वे सब उसे छेड़ने लगी, लेकिन सिया का दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा था। मैं अभी आती हूँ, कहकर वो कमरे से बाहर निकल आई और अपने पिता को ढूंढने लगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक उसके कानों में अपने पापा की आवाज आई, देखिए समधी जी, समझने की कोशिश कीजिए। आपके कहने के अनुसार हमने पूरे परिवार के कपड़े, गहने और 10 लाख रुपए कैश का भी इंतजाम किया है। मेहमानों के लिए बढ़िया उपहार की भी व्यवस्था की है। और आप तो जानते ही हैं कि शादी में
बाकी के खर्च भी कुछ कम नहीं होते। अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किया है हम लोगों ने। अब आप पूरे टाइम पर 15 लाख की कार का इंतजाम करने को कह रहे हैं। इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? कहते हुए गोविंद जी निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। क्या कहा जी उन्होंने? विमला जी ने पूछा तो गोविंद जी बोले, कहते हैं कि हमने तो अपनी इच्छा आपके सामने रख दी है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया है। विमला, अब इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? कहते हुए गोविंद जी का स्वर रुआंसा हो गया। उसी समय सिया को अपने सामने खड़े देखकर गोविंद जी हैरान रह गए। क्यों पापा, क्यों छिपाई आपने मुझसे ये सब बातें? आप दहेज के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, विमला जी ने कहा तो सिया बोली, लेकिन माँ, ये सब तो गलत है ना। एक और तो आप अपनी बेटी को वकालत की पढ़ाई करवा रहे हैं ताकि वो दूसरों को इंसाफ दिला सके, और दूसरी ओर इतनी बड़ी नाइंसाफी सहन कर रहे हैं। मेरा घर बसाते बसाते मेरे माता पिता सड़क पर आ जाएं, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं सिया बेटी, तुम चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा, गोविंद जी ने कहा तो सिया बोली, पापा, बात ये नहीं है कि इंतजाम हो पाएगा या नहीं। बात सही और गलत की है, और गलत बात को सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं है। अरे बेटी, दहेज तो दुनिया की रीत है, और ये हर बेटी के माँ बाप दिया करते हैं। फिर तू ये भी तो सोच, लड़का सरकारी नौकरी वाला है, कुछ तो डिमांड करेंगे ही ना वो लोग। लेकिन पापा, मैंने कब कहा था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला हो? अगर वो लोग दहेज की मांग कर रहे थे तो क्या जरूरत थी उस घर में रिश्ता तय करने की? सिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से इस तरह से बात करने की? तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ, कहते हुए विमला जी ने सिया को वहां से भेज दिया। तभी गोविंद जी बोले, मैं बात करता हूँ समधी जी से, मुझे यकीन है कि वो हमारी बात को जरूर समझेंगे, और अगर ना माने तो कम से कम कुछ समय की मोहलत तो दे ही देंगे ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सकें। इधर सिया भी ये सोचकर परेशान थी कि आखिर किया क्या जाए। अपने कमरे में आकर निराश होकर बैठ गई। समझ नहीं आता करूं तो क्या करूं, लेकिन चुप बैठने से तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। क्या मुझे राजीव जी को फोन करना चाहिए? हाँ, यही ठीक होगा। वो पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, कम से कम वो तो इस दहेज नाम की बुराई के पक्षधर नहीं होंगे। सिया ने राजीव को फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। सिया बार बार फोन करती जा रही थी, तो आखिरकार राजीव ने फोन उठाया और बोला, क्या बात है सिया, 10-10 मिस्ड कॉल्स, ऐसी क्या बात हो गई? राजीव जी, मुझे अभी के अभी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे सिया, आज हमारी शादी है, अब उससे ज्यादा जरूरी बात और क्या हो सकती है? प्लीज, बहुत जरूरी बात है राजीव जी। तो ठीक है, बारात यहाँ से चल पड़ी है, आधे घंटे में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। पहुंचते ही मैं तुमसे बात करता हूँ। ठीक है राजीव जी, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ, कहकर सिया ने फोन रख दिया। अब सिया के मन में उम्मीद की एक किरण जागी थी, लेकिन अब भी उसका मन बेचैन ही था। कुछ समय बाद जब बारात आई तो सिया बड़ी बेसब्री से राजीव का इंतजार करने लगी, लेकिन जब कुछ देर वो नहीं आया तो उसने फिर से उसे फोन लगा दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और राजीव भड़कता हुआ अंदर आया। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा सिया, जो तुम शादी तक का भी वेट नहीं कर सकी? जानती हो मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ। अब जल्दी से बताओ भी, क्या कहना था तुम्हें? इतना समय नहीं है मेरे पास। माफ करना राजीव जी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। राजीव जी, मुझे पता चला है कि आपके माता पिता ने मेरे पापा से अच्छे खासे दहेज की मांग की है, और अब
एक बड़ी कार की डिमांड रख रहे हैं। अरे, तुम इस बात पर परेशान हो रही थी? इसमें घबराने वाली क्या बात है? आज के जमाने में तो ये सब आम बात है। इसका इतना बड़ा इशू क्यों बनाना? क्या मतलब? क्या आपको दहेज लेने से कोई एतराज नहीं है? सिया ने हैरानी से पूछा। तो राजीव बोला, क्यों, मुझे क्या एतराज हो सकता है? ये सब तो बड़ों की बातें हैं। और सिया, मेरे पापा ने तो सिर्फ 10 लाख रुपए और एक बड़ी कार की डिमांड रखी है। लेकिन तुम्हें पता है कि हमारी जाति में तो 1 करोड़ का दहेज भी आम बात है। अपने होने वाले पति राजीव की बात सुनकर सिया आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब तो आपने कहा था कि आप समाज सुधार में विश्वास रखते हैं और कहीं भी कुछ गलत होता देखते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब आपकी असलियत कुछ और है और दिखाते कुछ और हैं। ओ कम ऑन सिया, इतना भी बतंगड़ बनाने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पापा ने दहेज की बात शुरुआत में ही कर ली थी और तुम्हारे पापा को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था और उन्होंने ही दहेज में 10 लाख रुपए देने के लिए हाँ की थी। तभी मेरे पापा ने ये रिश्ता पक्का किया था। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गुस्से से बौखलाते हुए राजीव ने चिल्लाते हुए कहा। तो सिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, अच्छा, अगर 10 लाख रुपए और बाकी का दहेज मेरे पिता अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो फिर आज आप लोगों की तरफ से गाड़ी की डिमांड कहाँ से आ गई? और वो भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी कार चाहिए आपके पिताजी को। अरे सिया, तो क्या हो गया? इतना तो शादी ब्याह में हो ही जाता है, राजीव ने कहा। तो सिया बोली, तो ठीक है, अगर ये शादी बिना दहेज के नहीं हो सकती तो मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। सिया की आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। उसका स्पष्ट सा जवाब पाकर राजीव हक्का बक्का रह गया और फिर बात को संभालते हुए बोला, अच्छा ठीक है सिया, अगर तुम्हें गाड़ी से प्रॉब्लम है तो मैं अपने पापा से बात करके गाड़ी का किस्सा यहीं खत्म कर देता हूँ। मैं समझा लूंगा अपने पापा को। इसके बाद ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। अब तो खुश होना, अब देर हो रही है और बाहर सब लोग ये सोच रहे होंगे कि दूल्हा आखिर गया कहाँ। एक नकली सी हंसी हंसते हुए राजीव बोला और झट से बाहर निकल गया। राजीव की बातों से सिया संतुष्ट तो नहीं थी, लेकिन अपने पिता की इज्जत के बारे में सोचकर वो चुप रह गई। परंतु अकेले में बहते अपने आंसुओं को रोकने में वो नाकाम थी। थोड़ी देर बाद राजीव ने सिया को फोन किया और कहा, सिया, मैंने पापा से बात कर ली है और वो भी मान गए हैं। ठीक है राजीव जी, धन्यवाद, कहकर सिया ने फोन रख दिया। परंतु राजीव के विचार जानकर उसे इतना तो समझ में आ गया था कि राजीव उसके लिए एक सही लड़का नहीं है। उन दोनों के सोच विचार आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। सिया, वरमाला के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, तैयार होना, कमरे में आते हुए सिया की सहेली रूपाली ने कहा। तो तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए सिया बोली, हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। देखकर बता, कोई कमी तो नहीं लग रही? एक कमी तो है, मेरी प्यारी सहेली के चेहरे से मुस्कान गायब है। ये सुनते ही सिया की आंखें फिर से आंसुओं से भर आई। तो रूपाली बोली, बस भी करो सिया, और कितनी कोशिश करोगी अपने आंसू छिपाने की? अब भी वक्त है, मना कर दो शादी के लिए। रूपाली, तू भी वही बात लेकर बैठ गई। तू अच्छी तरह जानती है कि मैं ये शादी क्यों कर रही हूँ। तभी मीरा अंदर आते हुए बोली, हाँ, आप ये शादी पापा के कहने पर कर रही हैं, क्योंकि पापा को ऐसा लगता है कि आप इस शादी के बाद बहुत खुश रहने वाली हैं। लेकिन सच्चाई तो आप भी जानती हैं। आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहती हो, कि मैं किसी कायर की तरह यहाँ से भाग जाऊं और छोड़ जाऊं अपने माता पिता को
इस कलंक के साथ एक अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए? सब लोग उनसे तरह तरह के सवाल करेंगे, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेंगे मम्मी पापा। नहीं मीरा, इतनी स्वार्थी मैं नहीं हो सकती जो अपने मम्मी पापा को बीच मझधार में छोड़कर चली जाऊं। सिया, वरमाला के लिए देर हो रही है बेटी। बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। विमला जी ने बाहर से आवाज लगाई। जी माँ, हम दीदी को लेकर आ रहे हैं, मीरा ने कहा। पूरा हॉल फूलों से सजा हुआ था। जैसे ही सिया बाहर आई तो सबकी नजरें उस पर टिक गई। गीत बजने लगा, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। राजीव की हाइट से मैच करने के लिए सिया को हील्स पहनने को कहा गया था। अंदर ही अंदर घुटती सिया जैसे ही चलकर स्टेज तक आने लगी, तभी फर्श पर बिछे कारपेट के किनारे पर उसकी हील्स अटक गई। अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और वो गिर गई। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी मीरा और रूपाली ने उसे उठने में मदद की। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना बेटा? विमला जी ने पूछा तो सिया बोली, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी सैंडल टूट गई है। मीरा जल्दी से जाकर सिया के लिए दूसरी सैंडल लेकर आई। इस दौरान स्टेज पर बैठा राजीव भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसने वहां से उठकर आने की जहमत नहीं उठाई। जब वरमाला संपन्न हुई और दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे तो राजीव धीमी आवाज में सिया को झिड़कते हुए बोला, संभल कर नहीं चल सकती थी क्या? खामखा सब लोगों के बीच मेरी बेइज्जती करवा कर रख दी, और अपनी शादी वाले दिन तो कम से कम ब्रांडेड सैंडल्स पहनकर आती। अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टैंडर्ड का तो ख्याल किया होता। राजीव के मुंह से ऐसे कड़वाहट भरे शब्द सुनकर सिया आश्चर्यचकित थी। राजीव जी, मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे पूछेंगे कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, उल्टा आप ही मुझ पर भड़क रहे हैं। मन ही मन सिया सोचने लगी, लेकिन उसने राजीव से कुछ ना कहना ही उचित समझा। सभी मेहमान बारी बारी से स्टेज पर आकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद समारोह समाप्त होने के बाद एक और मेहमान खाना खाने लगे तो दूसरी ओर संगीत तेज हो गया और राजीव के दोस्त डीजे पर नाचने लगे। थोड़ी देर बाद वे लोग राजीव को भी डांस करने के लिए ले गए। इधर सिया को भी उसकी सहेलियों ने अपने पास बिठा लिया। फेरे होने में काफी समय बाकी था। सिया की सहेलियां उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन राजीव की वो तीखी बातें अंदर ही अंदर उसे आहत कर रही थी। फिर मन ही मन बोल उठी, एक और रोहन था जो मेरी आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकता था, और दूसरी तरफ ये दूल्हे साहब हैं जिन्हें अपनी होने वाली पत्नी की परेशानी से ज्यादा अपने स्टैंडर्ड का ख्याल है। कुछ देर बाद म्यूजिक बंद हो गया और राजीव के सभी दोस्त खाना खाने चले गए। सिया ने देखा कि राजीव वहां नहीं था। बैठे बैठे सिया को भी बहुत अधिक थकावट महसूस हो रही थी, तो विमला जी ने उसे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। मीरा और रूपाली उसे वहां से ले गई, परंतु जैसे ही वे तीनों कॉरिडोर की ओर जाने लगी तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वाह राजीव, मजा आ गया, पार्टी तो बहुत शानदार थी, लेकिन यार फिलहाल तो तूने बात को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, पर कभी ना कभी तो सिया भाभी के सामने सारी सच्चाई आ ही जाएगी, तब क्या होगा? अरे यार, एक बार शादी हो गई तो फिर क्या परेशानी है। मुझे तो बस किसी भी तरह शादी हो जाने तक इस बात को संभालना है। ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी कि सिया दहेज के खिलाफ है, और अगर अब मैं बात को ना संभालता तो वो शादी करने से मना कर देती, और अगर ऐसा होता तो मेरी और मेरे परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हो जाती। मैं तो सीधा अपने ससुर जी के पास चला गया और उन्हें बताया कि उनकी लाडली बेटी ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया।
बस फिर क्या था। इस बात के लिए उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी और अभी तक दहेज में जो गाड़ी देने से वो आनाकानी कर रहे थे, अब गाड़ी भी देने को तैयार हो गए। बस लेन देन की कोई भी बात सिया के सामने नहीं आएगी। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाभी को पता भी नहीं चला और तुम्हें पूरा दहेज भी मिल जाएगा। वैसे तो दहेज लेना बनता भी है, आखिर सरकारी नौकरी है मेरे दोस्त की, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। तुझे तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाता। दोस्त ने कहा तो राजीव बोला, हाँ रिश्ते तो बहुत मिल जाते, दहेज भी खूब मिलता, लेकिन सिया जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मिलना आसान नहीं था और मैं किसी अनपढ़ गवार या कम खूबसूरत लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। मुझे तो बस दिखने में खूबसूरत लड़की चाहिए थी, दिमाग तो उसका मैं ठिकाने लगा ही दूंगा। राजीव की बात सुनकर सिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी उसके दोस्त ने कहा, लेकिन राजीव, तूने भाभी की इतनी बातें चुपचाप कैसे सुन ली? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दबंग राजीव भाभी के सामने भीगी बिल्ली बना रह जाए। अरे यार, बस एक बार शादी हो जाने दे। जितनी भी बातें उसने मुझे सुनाई है ना, उसका तो मैं सूद समेत हिसाब लूंगा। सबसे पहले तो इसकी वकालत छुड़वाऊंगा, जिसके बल पर इसकी कुछ ज्यादा ही जबान चलती है। शादी के बाद उस पापा की परी के पर काटकर मैंने भी उसकी जबान पर ताला ना जड़ दिया तो मेरा नाम भी राजीव नहीं। ये सारी बातें सुनकर सिया हक्की बक्की खड़ी रह गई। वहीं मीरा और रूपाली की भी हैरानी का ठिकाना ना रहा। इससे ज्यादा सिया से कुछ सुना नहीं गया। वहां से दौड़ती हुई वो अपने कमरे में चली आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर मीरा से भी रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपने पापा को फोन लगाया। गोविंद जी उस समय मंडप की तैयारी देख रहे थे। पापा, आप जल्दी से कमरे में आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आखिर ऐसा क्या हो गया बेटी, क्या बात है? गोविंद जी ने परेशानी भरे स्वर में पूछा। फोन पर नहीं बता सकती, आप आइए तो। सारी तैयारियां छोड़कर गोविंद जी सिया के कमरे में आए तो उनके पीछे पीछे विमला जी और उनके छोटे भाई यानी कि सिया के मामा भी आ गए। उनके अंदर आते ही मीरा बोली, पापा, आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप दीदी से, जो उनकी शादी ऐसे घर में कर रहे हैं? मीरा, ये क्या तरीका हुआ अपने बड़ों से बात करने का? विमला जी ने कहा तो मीरा बोली, माँ, मेरी दीदी की पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। इस समय मुझे बस यही तरीका ठीक लग रहा है। एक बार दीदी की तरफ देखिए तो क्या हालत हो चुकी है उनकी। सिया बेटी, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? गोविंद जी ने पूछा, लेकिन सिया ने कुछ नहीं कहा। तभी गोविंद जी बोले, बेटी, राजीव एक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, चिंता मत करो। हाँ बेटी, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले लड़के तो बड़े नसीब से मिलते हैं। सिया के मामा बोले तो सिया ने कहा, नहीं मामा जी, नसीब से नहीं, पैसे से मिलते हैं, बोली लगाते हैं उनके माँ बाप उनकी। क्यों पापा, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन पापा, मेरी बात भी समझने की कोशिश कीजिए। जो बिन मांगे दिया जाता है उसी को उपहार कहते हैं। अगर सामने से मांग कर कोई चीज लेता है तो वो भीख कहलाती है और मांगने वाला भिखारी। आप ही देख लीजिए, आप अपनी बेटी को किस घर में भेज रहे हैं। तभी सिया के मामा बोले, सिया बेटी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब अगर तुम्हारी शादी से बारात वापस लौट गई तो तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी सिया ने एक नजर उठाकर अपने माता पिता की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव थे। जब वे दोनों कुछ ना बोले तो सिया ने कहा, ठीक है, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी बड़े आराम से कर सकती हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सिया के कहने पर सब लोग वहां से बाहर आ गए और अकेले में सिया फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके अपने माँ बाप, जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे,
उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था और फेरों का मुहूर्त नजदीक था, लेकिन बार बार रोने के कारण सिया का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। रूपाली ने उसे फिर से तैयार किया और उसके मम्मी पापा के कहने पर फेरों के लिए उसे मंडप में लेकर आई, लेकिन सिया के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। जैसे जैसे करने को उसे कहा जा रहा था, वो किसी कठपुतली की तरह वो सब करती जा रही थी। फेरे होने के बाद गोविंद जी ने सिया का कन्यादान किया और उसका हाथ दूल्हे के हाथ में थमा दिया। विवाह संपन्न हो चुका था और इसके साथ ही सिया की बची खुची उम्मीदें भी अब समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही विदाई का समय हुआ तो राजीव के पिता बोले, इतनी भी क्या जल्दी है अपनी बेटी को विदा करने की, पहले दहेज का सामान तो देख लिया जाए। तो गोविंद जी बोले, लेकिन भाई साहब, ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी विदाई तो हो जाने दीजिए। तो राजीव के पिता ऊंची आवाज में बोले, अरे गोविंद जी, ना तो हमारे हाथ में 10 लाख रुपए कैश आए हैं और ना ही हमें गाड़ी कहीं नजर आ रही है। ऐसे में आपकी बेटी की विदाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो बेटा राजीव, अगर ये लोग कुछ देने को तैयार नहीं है तो बारात बिना दुल्हन लिए ही यहाँ से जाएगी। राजीव के पिता ने कहा, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुआ। उल्टा उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजीव, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? या फिर शादी होते ही जोरू का गुलाम बन गया है? छोड़ दे इस लड़की को, जब तक हमारे हाथ में दहेज नहीं आता हम इसे अपने घर नहीं लेकर जाएंगे। राजीव, तुम आ रहे हो या नहीं? उसके पिता ने कड़कती आवाज में कहा। तो सिया के मामा बोले, जी जरूर जाएगा आपके साथ। ऐसा कहते हुए वो अंदर गए और राजीव को अपने साथ लेकर आ गए। राजीव को देखकर सब लोग भौचक्के रह गए। सब लोगों के सामने बनियान और अंडरवियर में वो खड़ा था। ये सब देखकर सिया हक्की बक्की रह गई। अगर राजीव सामने है तो मेरी शादी किससे हो गई? ये सोचते हुए सिया ने जैसे ही दूल्हे के चेहरे से सेहरा हटाया, देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है या सपना। खुशी और आश्चर्य मिश्रित भाव लिए वो बस उसे देखती ही जा रही थी, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि रोहन खड़ा था। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? और राजीव, तुम अंदर क्या कर रहे थे, और वो भी इस हालत में? गुस्से से तमतमाते हुए राजीव के पिता बोले। तभी राजीव ने कहा, पापा, हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। मैं तो बस वॉशरूम गया था, ना जाने मुझे कैसे बेहोश कर दिया गया, और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को ऐसी हालत में स्टोर रूम में बंद पाया। ये सब क्या बदतमीजी है गोविंद जी, मुझे इस हरकत का जवाब चाहिए। राजीव के पिता बोले। तो गोविंद जी ने कहा, जी बिल्कुल देंगे जवाब। मीरा बेटी, सुनाना तो इन्हें इनके सुपुत्र के विचार। जी पापा, कहते हुए मीरा ने रिकॉर्डिंग चला दी। वहां मौजूद सभी लोगों ने राजीव और उसके दोस्त के बीच हुई सारी बातें सुनी तो सब हैरान खड़े रह गए। और उधर ये रिकॉर्डिंग सुनकर राजीव और उसके माता पिता को तो जैसे काटो तो खून नहीं। दरअसल जिस समय राजीव ये सब बातें बोल रहा था उसी समय मीरा ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। अब यहाँ से निकलते हैं या धक्के मार कर बाहर निकालें? गोविंद जी ने कहा। तभी राजीव सिया की ओर बढ़ा और बोला, मुझे तो पहले से ही तुम्हारी नीयत में खोट नजर आ रही थी। अपने इसी प्रेमी से शादी करने के लिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी रोहन गुस्से से बोला, मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी और बोला तो मैं वो हाल करूंगा कि कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे। अरे जीजा जी, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ ना, पुलिस के हाथ में सब सबूत दे देंगे और फिर पुलिस इनका वो हाल करेगी कि दहेज मांगना तो दूर, दहेज शब्द से भी इन्हें नफरत हो जाएगी। थोड़ी ही देर में
राजीव के पिता अपने सभी रिश्तेदारों के साथ अपना सा मुंह लेकर निकल गए। फिर गोविंद जी सिया के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, सिया बेटी, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम्हारा दूल्हा खरीदा हुआ नहीं है। थोड़ी देर में रोहन के माता पिता भी वहां आ गए। सिया और रोहन ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर सिया गोविंद जी की ओर देखते हुए बोली, लेकिन पापा, ये सब हुआ कैसे? और रोहन यहाँ कैसे पहुंचे? तो गोविंद जी ने कहा, सिया बेटी, हमसे बात करने के बाद जब तुम कमरे में अकेली बैठी थी, उस समय मीरा ने हमें राजीव की रिकॉर्ड की गई आवाज सुनाई और उस नीच इंसान ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा सुनकर कलेजा जलने लगा था मेरा। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो तो भला हो तेरी बहन मीरा का, जिसने हमें रोहन और उसके माता पिता से बात करने का सुझाव दिया। बेटी, सच कहूं तो अपनी बिरादरी के लोगों का ये हाल देखकर मुझे समझ में आ गया कि इंसानियत से बढ़कर कोई जात नहीं होती। इसलिए मैं तेरे मामा और मीरा को लेकर रोहन के घर चला गया और रोहन के माता पिता से इस विषय में बात की। बस फिर क्या था, उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकृति दे डाली और दूल्हा बदलने की जिम्मेदारी तेरे मामा ने ले ली। थैंक यू पापा, कहते हुए सिया अपने पिता के गले से लग गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। फिर गोविंद जी रोहन के पास आए और बोले, बेटा, हालांकि तुम्हारे माता पिता ने किसी भी तरह का दहेज लेने से साफ इनकार किया है, लेकिन ये 10 लाख रुपए मैं आप दोनों को विवाह के उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। मना मत कीजिएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने पैसे आगे बढ़ाए तो रोहन बोला, नहीं पापा, हमें समझने में आपसे शायद कोई गलती हुई है। मैं 10 लाख रुपए तो क्या, एक पैसा भी आपसे नहीं ले सकता। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए हम दोनों को अगर कुछ चाहिए तो वो है आप लोगों का आशीर्वाद। और सिया की चिंता आप बिल्कुल ना करें। आपकी बेटी को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। रोहन के विचार जानकर गोविंद जी और विमला जी के साथ साथ सभी रिश्तेदार भी अंदर तक गदगद हो गए थे। विमला जी और गोविंद जी ने हंसी खुशी से अपनी बेटी को उसके ससुराल विदा किया। सिया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल में सब लोग उसका इतना ख्याल रखते थे कि उसे मायके की याद तक नहीं आती थी। रोहन एक बहुत बड़ा वकील था और सिया की वकालत की पढ़ाई का अंतिम वर्ष चल रहा था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद जब सिया ने रोहन से बात की कि वो वकालत की प्रैक्टिस शुरू करना चाहती है, तो रोहन ने ऐसा करने से उसे साफ मना कर दिया। ये सुनकर सिया हैरान हुई तो रोहन बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी में बहुत काबिलियत है, इसलिए एक बार मेरे कहने पर तुम सिविल जज की परीक्षा दो। अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और जज की परीक्षा? सिया हैरान रह गई। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और मुझे मालूम है कि तुम मेरे विश्वास पर खरी उतरोगी। रोहन के कहने पर सिया ने सिविल जज का एग्जाम देने के लिए जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि केवल कुछ ही नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिया बहुत निराश हो गई, लेकिन उसके सास ससुर और रोहन ने उसे फिर से एग्जाम देने को प्रेरित किया। इस बार उसने पहले से भी अधिक मेहनत की और आखिरकार एग्जाम क्लियर कर लिया। खुशी के मारे सिया रो पड़ी। कुछ ही समय में सिविल जज के तौर पर उसे अपॉइंट कर लिया गया। आज सिया और रोहन के विवाह को पूरे 4 साल हो चुके थे। कोर्ट में बैठे हुए सिया के पास रोहन का फोन आया। अरे मेरी जज साहिबा, ये तो बताइए आज शादी की सालगिरह पर कहाँ घूमने चलना है? रोहन ने पूछा तो सिया बोली, सॉरी रोहन, आज तो हमारा जाना नहीं हो पाएगा। कोर्ट में दहेज का एक मामला आया है जिसमें लड़की को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया है कि वो अस्पताल में गंभीर अवस्था में पड़ी है और मैं उसका बयान
खुद लेने जाना चाहती हूँ। तो रोहन बोला, अरे सिया, हम दोनों के बीच ये सॉरी कहाँ से आ गई? तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है। सालगिरह के सेलिब्रेशन का क्या है? फिर कभी सही। चलो शाम को मिलते हैं। कहकर रोहन ने फोन रख दिया और सिया गाड़ी में बैठकर अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ी उस लड़की का बयान लेने के लिए चली गई। लड़की को आईसीयू में रखा गया था। दर्द के मारे वो करा रही थी। आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी हालत देखकर सिया की रूह कांप उठी। फिर खुद को संभालते हुए उसने बयान लेना शुरू किया। तो वो लड़की, जिसका नाम मीनू था, कांपते हुए स्वर में बोली, मैडम, 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। पूरे 15 लाख रुपए दहेज में मांगे थे मेरे ससुर ने। जैसे तैसे कर्ज उठाकर मेरे माता पिता ने उनकी मांग पूरी की, लेकिन इस सब से भी उनका पेट नहीं भरा तो शादी के बाद कोई न कोई बहाना बनाकर आए दिन मुझे मायके से पैसा लाने को कहते, और अगर मैं मना कर देती तो मेरा पति मुझे मारने पीटने लगता। मैं भी आखिर कब तक अपने माँ बाप को परेशान करती। एक दिन तो मैंने मन पक्का कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं अपने पापा से पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। उस दिन मेरे पति ने मुझे बेल्ट निकालकर बहुत बुरी तरह से मारा। जब उन्हें लगा कि मैं किसी भी तरीके से नहीं मानने वाली, तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए केरोसिन लाकर मुझ पर छिड़क दिया और फिर माचिस की तीली से। कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगी। कोई इंसान दरिंदगी की इस हद तक भी जा सकता है, सोच सोचकर सिया का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर वो लड़की बोली, वो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से दौड़कर बाहर आ गई और मेरे चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी मेरी मदद को आ गए। नहीं तो। आह! दर्द के कारण मीनू फिर से कराहने लगी। उसने देखा लड़की की एक बाजू और गर्दन का कुछ हिस्सा जल चुका था। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। तुम घबराओ मत, तुम पर हुए एक एक जुल्म का हिसाब होगा। सिया के ऑर्डर पर लड़की के ससुराल वालों को नोटिस भिजवा दिया गया और जब मुकदमे की सुनवाई के लिए वे कोर्ट में हाजिर हुए तो उन्हें देखकर सिया की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो लोग और कोई नहीं बल्कि दहेज के लोभी राजीव और उसके माता पिता थे। उन्हें देखते ही सिया के दिमाग में अपने अतीत की घटनाएं घूमने लगी। फिर सोचने लगी, अगर उसी दिन इन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके इन्हें जेल भिजवा दिया होता तो शायद ये किसी और लड़की को अपना शिकार ना बना पाते। राजीव और उसके माँ बाप ने भी सिया को पहचान लिया। सिया ने पहले उस लड़की के माता पिता का बयान लिया। तभी राजीव के पिता उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, जज साहिबा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर सिया ने कहा, अगर आप चुप ही रहें तो ही बेहतर होगा। आप किस हद तक जा सकते हैं मुझे सब मालूम है। फिर सिया ने राजीव के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को कोर्ट में बुलवाया और बयान लिया और सारी असलियत सामने आ गई। राजीव के माँ बाप को पूरे मामले का दोषी करार देते हुए 5 साल की कड़ी सजा सुनाई गई, जबकि राजीव को 10 साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही साथ हर्जाने और जुर्माने के तौर पर मीनू को 50 लाख रुपए देने का हुक्म दिया और साथ ही ये भी कहा कि यदि वे लोग ये रकम नहीं देते तो सजा की सख्ती के साथ साथ अवधि भी बढ़ा दी जाएगी। तभी राजीव के पिता गिड़गिड़ाने लगे, सिया बेटी, हम पर रहम करो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी। आज राजीव और उसके माता पिता सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं और हर पल अपने किए पर पछता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।